Good morning, students. Today we are going to start with the ionic polymerization. इससे पहले हमने polymerization के प्रकार पढ़े हैं और अब हम ionic polymerization से start करते हैं. Addition polymerization also completes by ionic mechanism. In this, by the attack of ion on pi bond of alkene, a new ion is formed. It means this type of polymerization completes via ionic intermediate. Ionic polymerization may be of two types. यहाँ पर जैसे हमने फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है, यहाँ पर जो है आयनिक इंटरमीडिएट के बनने के कारण आयनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है. इसमें दो टाइप के पॉलीमराइजेशंस हैं. कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है और आगे चल के हम इसमें एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी पढ़ेंगे. तो जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, this is also called as acid catalyzed reaction. Alkene easily polymerizes in the presence of sulfuric acid, aluminium chloride, hydrogen fluoride, phosphoric acid, etc. These are catalyzed by the protons. For example, polymerization of isobutylene takes place by the following manner. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिड की प्रेजेंस में या किसी भी एसिड, ये जो रिएक्शन होगी, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होगी वो एसिड कैटलाइज्ड होगी. ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड होने की वजह से यहाँ पर कैटलाइज होकर ये पॉलीमराइज करेगी. जैसे कि हम यहाँ पर आइसोब्यूटाइलीन का एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो आइसोब्यूटाइलीन जो है पॉलीमराइज होती है H+ की उपस्थिति में, और यहाँ जो मैकेनिज़्म फॉलो किया जाएगा उसमें सबसे पहले आता है चेन इनिशिएशन का स्टेप, यानी चेन किस तरह बढ़ती है. तो ये सबसे पहले जो होएगा चेन इनिशिएशन का स्टेप है. इन दिस लुइस एसिड एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. जो लुइस एसिड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ या फिर किसी एल्कीन डेरिवेटिव के साथ, और इससे एक नया कार्बोकैटायन जो है वो जेनरेट हो जाएगा. तो चेन इनिशिएशन स्टेप में लुइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा या एल्कीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया कार्बोकैटायन जो है वो बन जाएगा. फिर इसके बाद आता है चेन प्रोपोगेशन का स्टेप. इन दीज स्टेप्स मैनी मोनोमर्स यूनिट्स जॉइन टुगेदर वन बाय वन एंड न्यू इंटरमीडिएट कैटायन इज फॉर्म्ड. तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोपोगेशन का मतलब ही यही है कि मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो जुड़ती हुई चली जाती हैं और एक नया इंटरमीडिएट कैटायन जो है वो जेनरेट होता चला जाता है. तो इस वजह से क्या होगा, जो मोनोमर्स जुड़ते हुए चले जाएंगे उससे यहाँ पर हमारा जो चेन है वो प्रोपेगेट होगा या बढ़ता हुआ चला जाएगा. तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इनिशियल स्टेप में कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हुआ था वो कार्बोकैटायन अगेन क्या करेगा, एक एल्कीन या एल्कीन के डेरिवेटिव के साथ जुड़ेगा. तो एक मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी, फिर वो एक दो मोनोमर जोड़कर एक यूनिट बनाए, लेकिन वो कार्बोकैटायन बनेगा. फिर अगेन उसमें एक एल्कीन जुड़ेगा और धीरे धीरे करके हर बार मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी और हमारे पास नया कार्बोकैटायन जो है वो जुड़ेगा और वो चेन का एलोंगेशन होगा, जिसको कि हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप भी मानते हैं. फिर इसके बाद आता है चेन टर्मिनेशन का स्टेप. यहाँ पर चेन टर्मिनेशन का स्टेप जो है वो इस तरह से होगा कि दो जो आयंस हैं वो मोनोमेरिक आयंस जो हैं वो जुड़ेंगे और यहाँ पर एक चेन का टर्मिनेशन जो है वो हो जाएगा. तो चेन इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन और चेन का टर्मिनेशन जो है वो इस तरह से होगा कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी. फिर आता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन. इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन एल्कीन, एल्कीन के अंदर यदि कोई भी ऐसा ग्रुप उपस्थित है जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है
एल्कीन्स में या एल्कीन डेरिवेटिव्स में, वेयर ऐसे में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप यदि प्रेजेंट है, जैसे कि हम एल्कीन या एल्कीन डेरिवेटिव लें जिसमें कि हमारा वाई ग्रुप सपोजिंग वो अटैच्ड है, वेयर जो वाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर CN हो सकता है, यहाँ पर हैलाइड्स हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो यहाँ जो पॉलीमराइजेशन है वो एनायन से कैटेलाइज्ड होगा। तो यहाँ एनायन जो है वो कैटालिटिक एक्शन करेगा और एक इंटरमीडिएट एनायन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो हैं आसानी से स्ट्रॉन्ग बेसिस की उपस्थिति में, जैसे कि सोडामाइड्स हैं, एल्काइल सोडियम है, उनकी उपस्थिति में एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो आसानी से हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक्रिलोनाइट्राइल कंपाउंड लें। फॉर एग्जांपल यदि हम एक्रिलोनाइट्राइल कंपाउंड लेते हैं और उसका पॉलीमराइजेशन कराना चाहें तो सोडा अमाइड जो है उसकी उपस्थिति में ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो है आसानी से बना देता है। तो ये जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कंपाउंड्स हैं वो सोडामाइड की उपस्थिति में आसानी से पॉलीमराइज हो जाते हैं। यहाँ पर जब इसका मैकेनिज्म देखा गया तो यहाँ मैकेनिज्म में एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज कैटलाइज्ड बाय एनायंस। एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो एनायन के साथ कैटलाइज हो जाती है। जनरली सोडामाइड और अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ में लाया जाता है। तो जैसे चेन इनिशिएशन स्टेप है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि चेन इनिशिएशन स्टेप में यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप में जो एल्कीन है उसके साथ ये जुड़कर एक कार्बनायन का जेनरेशन जो है वो हो जाता है। तो मेनली जब हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं तो यहाँ कार्बनायन का जेनरेशन होता है और फिर चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में भी उसी तरह से कार्बनायन जो है वो एक एल्कीन के साथ अगेन जुड़कर ये चेन का प्रोपोगेशन जो है वो शो करता है। तो जैसा कि हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में देखा, सेम उसी तरह एनायनिक पॉलीमराइजेशन में भी जो वहाँ पर एनायन बनता है, यहाँ इनिशियली कैटायन बनता है और यहाँ एनायन बनता है। यहाँ पर ये जो एनायन बनेगा, यहाँ आप देखिए कि देयर इज़ अ मिस प्रिंट, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है जबकि ये माइनस का साइन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो कार्बनायंस हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो एक कार्बनायन जो है एक और एल्कीन के साथ जुड़ते हुए जब वो दो मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो एक नया कार्बनायन का जनरेशन होता है एंड लाइकवाइज वो आगे जुड़ती चली जाती हैं और ये चेन प्रोपोगेट या चेन एलोंगेट होती रहती है और हमें चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में एक लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। और फिर लास्ट में ऐसे ही चेन का टर्मिनेशन होता है, जैसा कि हमने कैटायनिक टर्मिनेशन स्टेप में देखा था, वहाँ पर भी चेन का टर्मिनेशन होता है, दो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ते हैं और वहाँ पर चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ भी इसी तरह से होगा, जो एनायनिक कंपाउंड्स हैं वो दो एनायनिक वो जुड़कर एक जो कंपाउंड है उसका टर्मिनेशन शो हो जाता है। फिर आता है इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। Those polymerization reactions of dienes or olefins which are catalyzed by organometallic compounds are said to follow coordination polymerization mechanism. Those polymerization reactions of diene or olefins which are catalyzed by organometallic compounds. यहाँ तो आयनिक पॉलीमराइजेशन में हमने जो फर्स्ट कैटेगरी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की देखी, उसमें कैटायन जो है दैट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट, वेर एज एनायनिक पॉलीमराइजेशन में हमने क्या कहा, एनायन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट। जबकि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में जो डाइन्स हैं या ओलेफिन्स हैं उनको कैटलाइज करने के लिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं दे विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स द मोनोमर combines to form a monomer catalyzed compound। यहाँ पर क्या करता है, मोनोमर जो है मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर जो Mt है, जैसे यहाँ पर हमने RCH2 Mt लिखा हुआ है,
तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल एक्सेट्रा यहाँ पर कुछ भी कंपाउंड एटम जो है वो जुड़ा रहेगा। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स एंड मोनोमर कंबाइन सो एज टू फॉर्म अ मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड बना है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं मोनोमर और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो ये बनाता है मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड। तो इन दी मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे ये पॉलीमराइजेशन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पर जो मोनोमर है, जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहा है किस किस के बीच में, कार्बन एटम ऑफ मोनोमर और मेटल एटम ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक्टिव सेंटर के रूप में कार्य करता है और इसी सेंटर पर रिएक्शन का प्रोपोगेटिंग स्टेप जो है वो होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और मोनोमर जुड़ेंगे, मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड बनाएगा, वो फर्दर एल्कीन के साथ जुड़ता चला जाता है और ये एक्टिव सेंटर होने के साथ साथ इसी सेंटर से रिएक्शन का प्रोपोगेशन जो है वो होता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो ज़िग्लर-नाटा जो कैटलिस्ट है, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट. This catalyst is made up of two elements, trialkyl aluminium and titanium trichloride or titanium tetrachloride. Titanium chloride is called as a catalyst and trialkyl aluminium is called the co-catalyst. So trialkyl aluminium is an electron acceptor and titanium chloride is an electron donor. तो यहाँ पर ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट है जिसमें जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का है। तो टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट है और ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम जो है वो को कैटलिस्ट है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। बोथ कंबाइन वेरी फास्ट सो एज टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये दोनों बहुत ही क्विकली रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना लेते हैं। वो इस तरह से जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बाईमेटालिक मैकेनिज्म ऑफ ज़िग्लर-नाटा, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट elements are combined, then due to the surface of chemi-absorption of trialkyl aluminium on the solid titanium chloride, an electron deficient bridged complex is formed whose structure may be given as follows. तो जब ये कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट आपस में कंबाइन करते हैं तो केमिजॉर्प्शन के तहत ये ट्राईअल्किल एल्यूमिनियम ऑन द सॉलिड टाइटेनियम क्लोराइड जो है एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि गिवन स्ट्रक्चर के रूप में जिस प्रकार से हमने शो किया हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से वर्क करेगा, ये कॉम्प्लेक्स एक एक्टिव सेंटर के रूप में कार्य करेगा। तो मोनोमेरिक यूनिट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड, कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ द रिएक्टिव सेंटर सो एज टू फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विद द टाइटेनियम आयन। तो जब ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो है एल्कीन के साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, एक रिएक्टिव सेंटर बना लेगा और कार्बन और टाइटेनियम के बीच में बॉन्ड बन जाता। तो बॉन्ड बिटवीन टाइटेनियम और कार्बन फॉर्म होगा और फिर बॉन्ड बिटवीन आर और टाइटेनियम जो है वो टूट जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज फॉर्म्ड एज टाइटेनियम एंड आर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. So titanium ion attracts pi electron of monomeric units and forms sigma bond, whereas R attached with the electron deficient center of monomer unit and a transition state is obtained which rearranges to give a new active center. तो ये इस तरह से पहले intermediate transition state बनाएगा, फिर वो अपने आप को rearrange करेगा और new reactive center जो है बना लेगा. तो on this active center state another monomeric unit attached and a new active center is formed and addition of a monomeric unit जुड़ती चली जाएंगी और ये सीरीज़ में प्रोपोगेट होता हुआ ये ज़िग्लर-नाटा की मदद से, ये जो कैटलिस्ट की मदद से ये क्या करेगा, मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो अपने साइज़ को बढ़ाती चली जाएंगी और एक लंबा या एक पॉलीमर जो है उसका जनरेट
पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। फिर आता है कोसी मैकेनिज्म। इट इज़ अ मोनोमेटलिक mechanism. When catalyst and co-catalyst are combined, then chemisorption of aluminium on the surface of solid titanium chloride takes place, and a 5 coordinated titanium ion having vacant d orbital is formed by the following way. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो क्लोरीन के एटम है, क्लोरीन का एटम नंबर 1 and 2 is attached with the another titanium in the crystal lattice of titanium chloride. Only exchange can occur through chlorine 5 and alkyl group. तो exchange of chlorine atom do not take place. This ion is alkylated by triethyl aluminium. तो ये जो रिएक्शन है इस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ, और यहाँ पर जो है ये एल्काइल ग्रुप जो है एल्यूमिनियम एल्काइल ग्रुप के साथ ट्राई इथाइल, हमारे पास एल्यूमिनियम जो है दिस आयन इज एल्काइलेटेड बाय ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये कंपाउंड रिएक्शन इस तरह से शो करेगा। इन दिस वे अ न्यू एक्टिव सेंटर इज फाउंड। दिस एक्टिव सेंटर रिएक्ट्स विद मोनोमेरिक यूनिट, फिर एक नया एक्टिव सेंटर बन जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे मोनोमेरिक यूनिट्स हर नए एक्टिव सेंटर के साथ जुड़ते हुए जो अपनी लेंथ है उसको इंक्रीज करें। तो फुल रिएक्शन में ये हो रहा है कि बार बार एक जो एल्कीन है हैविंग एन एक्टिव सेंटर, एक नया एक्टिव सेंटर जनरेट हो रहा है और मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ती भी चली जाती हैं, और हमारे को जो है वो एक पॉलीमर जो है उसकी प्राप्ति हो रही है। रिएक्शन कंटिन्यूज एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस। एट द एंड रिएक्शन टर्मिनेट्स बाय मोनोमर ट्रांसफर इन चेन और बाय एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर पहला इनिशिएशन स्टेप हो रहा है, एक्टिव सेंटर का प्रोडक्शन होता है। तो एक्टिव सेंटर प्रोड्यूस होके एक नया एक्टिव सेंटर प्रोड्यूस होगा। तो इनिशिएशन में तो क्या हुआ, हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, एक ऐसा कंपाउंड बना लेता है जिसको कि हम मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड कहते हैं। ये मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, एक नया एक्टिव सेंटर जनरेट हो रहा है। तो हर बार एक नया एक्टिव सेंटर जनरेट होते हुए ये प्रोपोगेटिंग स्टेप है और मोनोमेरिक यूनिट्स जो है जुड़ती हुई चली जाएंगी। फिर आता है इसमें टर्मिनेशन का स्टेप। तो टर्मिनेशन के स्टेप में यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो जुड़ने के बाद ये रिएक्शन जो है टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेटलिक कंपाउंड्स हैं वो जैसे हमने पहले भी बताए थे कि टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, रोडियम एक्सेट्रा जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब इस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इफ़ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन इज डन बाय द सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन हो पाता है। एट हाई टेम्परेचर मोर ब्रांच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड विच आर नॉन क्रिस्टलाइन, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑपोजिट टू इट, अगर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको अनब्रांच्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंटेनिंग क्रिस्टलाइन पॉलीमेरिक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। तो दोनों का यदि कंपैरिजन किया जाए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के उपयोग से, तो ज़्यादा प्रेफरेबल हमारा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से ऑब्टेन करा हुआ हमारा पॉलीमर है, क्योंकि ऐसे केस में अनब्रांच्ड हाई मेल्टिंग और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ तथा क्रिस्टलाइन पॉलीमेरिक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। इस वजह से जब हम पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस पढ़ते हैं तो ऐसे केसेस में हम क्या कैटलिस्ट यूज़ करें जिससे कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले। इस तरह से जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है अपने आप में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी यदि है तो इतना हाई टेम्परेचर भी कई बार क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शंस जो हैं वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं देंगी। परंतु उसी की बजाय यदि हम कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज़ कर लें, जैसे जिसमें कि हम जिगलर-नाटा के लिए स्पेशली कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत आसानी से उपलब्ध ऐसा कैटलिस्ट है जो कि एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारी रिएक्शंस को शो करता है और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें कोपोलिमराइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।